Okay, last topic for today. Let's do day 5. मतलब सो कॉल्ड डे 5, ये सब डे 1 पे ही चल रहा है अभी. GDP. Quick connect to previous days. We have covered demand and supply. इससे प्राइस सेट होता है. प्राइस इन सबको मतलब इन्फ्लुएंस भी करता है दोनों को. इलास्टिसिटी इज डिमांड कितनी सेंसिटिव है. Market is who controls the prices. Inflation is महंगाई, ओवरऑल महंगाई. टोटल मतलब टुडे हाउ डू वी मेजर द एंटायर इकोनॉमीज साइज. ये क्लास 8 में और 10 में भी आया था, शायद 8th और 10th में था. That's GDP. What is GDP? Gross domestic product. Total value of all the goods and services produced within a country in a given year. Keyword is within the country. Doesn't matter who produces it, Indian or foreigner. If it's produced inside India, it counts. Simple analogy. Think of India as one giant farm. GDP is the total harvest of that farm in 1 year. Bigger harvest, bigger economy, more prosperity. GDP versus GNP. Easy confusion. Easy marks. GDP is gross domestic product and GNP is gross national product. Counts production inside the country and GNP production by Indian citizen anywhere. अच्छा देश में और देश वालों का. Example is Toyota factory in India. Toyota is not Indian, I guess. And GNP is Infosys employee working in USA. मतलब इंडियन लोग बाहर भी काम कर रहे हैं तो वो GNP में काउंट हो रहा है, पर GDP में बाहर के लोगों का काउंट नहीं हो रहा है. बट बाहर के कोई मतलब फॉरेनर इंडिया में आके काम कर रहे हैं तो उसका काउंट हो जा रहा है. सिंपल फार्मूला इज GNP इक्वल्स GDP. अच्छा उसका भी काउंट होता है GNP पे. GNP पर GNP इक्वल्स GDP प्लस इनकम अर्नड बाय इंडियन सिटीजन माइनस इनकम अर्नड बाय फॉरेनर इन इंडिया. नहीं सही था, पहले वाली अंडरस्टैंडिंग सही थी. सही है. For most countries, GDP is almost approximately equal to GNP. But for countries with huge diaspora like India और remittance heavy countries, वो क्या होता है? Difference matters. Okay. What does it do? मतलब why does it matter? 3 ways to calculate GDP. GDP को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं. एक तो एक्सपेंडिचर मेथड, एड अप एवरीथिंग स्पेंड इन द इकोनॉमी. मतलब सारा एक्सपेंडिचर देख लेंगे तो पता चल जाएगा हार्वेस्ट कितना हुआ था. जब देख लेंगे ख़रीदा कितना गया. तो इसका फॉर्मूला भी है C + I + D + X - M. क्या है ये? C इज़ कंजम्पशन. ठीक है, कंजम्पशन कितना हुआ है, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस कर देंगे एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. अच्छा प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. तो एक्सपोर्ट्स मस्ट बी ग्रेटर, राइट. तो कंजम्पशन में आ गया हमारी ग्रोसरीज़, कपड़े जो भी हमने ख़रीदा है कंजम्पशन में आ जाएगा. इन्वेस्टमेंट में आएगा कंपनीज बाइंग मशीन्स. अच्छा ओके. गवर्नमेंट स्पेंडिंग रोड स्कूल डिफेंस ये सब. एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट तो है ही, सेलिंग मोर देन बाइंग गुड. तो नेट एक्सपोर्ट्स जो होता है इफ़ नेगेटिव मींस इंडिया इंपोर्ट्स मोर देन एक्सपोर्ट्स. ट्रेड डेफिसिट, दिस इज़ नॉट गुड बट वेरी कॉमन एग्जाम टर्म ट्रेड डेफिसिट, जो मैं भूल ही जाऊँगी बट खैर. इनकम मेथड, एड अप ऑल इनकम अर्नड इन द इकोनॉमी. ठीक है. दूसरा तरीका है इनकम्स सारी एडअप कर लो, वेजेस, प्रॉफिट, रेंट्स, इंटरेस्ट. या तो एक्सपेंडिचर देख लो खर्चा कितना किया, या फिर बस ये देख लो कि कमाई कितनी हुई है. वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट्स, इंटरेस्ट. लॉजिक, एवरी रुपी स्पेंट बिकॉज समवंस बिकम्स समवंस इनकम. सो बोथ मेथड गिव सेम आंसर. सही है. सो ये अगला मेथड अलग आंसर देगा क्या. प्रोडक्शन आउटपुट मेथड. तो एड अप वैल्यू एडेड. व्हाट? एड अप वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. मतलब जैसे फार्मर ने वीट उगाया तो
10 रुपये ऐड कर दिए थे वैल्यू, फिर मिल ने उसे वीट को ग्राइंड करके फ्लावर बना दिया, तो उसने अपना 5 रुपये का एक्स्ट्रा काम कर दिया, ठीक है, तो 15। तो बेकरी ने फिर उस फ्लावर का ब्रेड बना दिया, तो उसने 8 रुपये की वैल्यू ऐड कर दी, उसने काम ऐड कर दिया अपना, तो फिर ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन केम आउट टू बी 23। मतलब ऐड कर दो, जो जो लोग काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू ऐड करते जाओ, तो हमें फाइनल मिल जाएगी वैल्यू। वी काउंट वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज, नॉट टोटल सेल्स, अदरवाइज वीड काउंट द वीट वाइज। ओके। मतलब अगर हम सीधा ब्रेड की वैल्यू देखेंगे तो उसमें तो आटे की कीमत भी एडेड है, और मतलब पहले वाले प्रोसेस एडेड है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। दिस अवॉइड्स डबल काउंटिंग, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, बट इसकी ज़रूरत क्या है इतना कॉम्प्लिकेट करने की? अच्छा, वर्सेस नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मतलब यही 3 तरीके थे, 3 ही बोला था ना इन्होंने। यस, 3 ways टू कैलकुलेट एक्सपेंडिचर। और ये इनकम मेथड इतना सिंपल है, आई डोंट अंडरस्टैंड ये तीसरा तरीका इनने किया ही क्यों है, क्यों ये। ओके, तो नॉर्मल वर्सेस नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉमिनल जीडीपी इज जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट प्राइसेस। प्रॉब्लम है, प्राइसेस डबल्ड बट प्रोडक्शन स्टेड सेम। नॉमिनल जीडीपी डबल्स, डज इकोनॉमी एक्चुअली ग्रोज? नो। मतलब प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं चीज़ों के, बट अभी भी चीज़ें तो उतनी ही बन रही है, प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा है, बट दिखने में हमें लगेगा क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं सब चीज़ों के, तो दिखने में हमें लगेगा कि जीडीपी इंक्रीज़ हो गई है। तो दिस इज़ नॉट ग्रोथ, दिस इज़ फेक। रियल जीडीपी होता है जीडीपी कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट बेस ईयर प्राइसेस, रिमूव्स इन्फ्लेशन इफेक्ट, इन्फ्लेशन हटा के। तो रियल जीडीपी इज नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, दिस इज द ट्रू मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हेन न्यूज़ सेज इंडिया ग्रू एट 7%, दे मीन रियल जीडीपी ग्रोथ। गुड गुड गुड। मुझे लग रहा था कि इससे तो लोगों को पागल बनाया जा सकता है जिनको पता ना हो नॉमिनल जीडीपी के बारे में, बट इट्स ग्रेट डैट न्यूज़ में सही दिखाते हैं। आई होप सो सही दिखाते हैं। India's GDP key facts for exam, so memorize these. India's GDP right now is 3.5 trillion, fifth largest in world. India's real GDP growth target is 6.5 to 7% annually. 3 sectors of GDP. तो ये भी हमने पहले काफ़ी बार पढ़ा है। तो 3 सेक्टर होते हैं, प्रोडक्शन 3 जगह से हो रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी हो गया एग्रीकल्चर, माइनिंग, एकदम रो प्रोडक्ट, नेचर से जुड़ा हुआ है काम बेसिकली। तो दिस इज़ 15% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी। सेकेंडरी इज़ बीच का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वर्क, और मैन्युफैक्चरिंग वाला वर्क ये बिजनेसमैन लोग करते हैं, गेस। तो 28% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी। एंड ये टर्शरी सेक्टर इज़ आम लोग जो ना खेती कर रहे हैं ना बिजनेसमैन हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, आईटी, बैंकिंग, टीचिंग, ये सारे 57% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी। दैट्स ग्रेट। इंडिया का भी मेजर पोर्शन टर्शरी में है, बट मैंने लास्ट टाइम जब पढ़ा था ना, मतलब मे बी 9th क्लास में मेरी इकोनॉमिक्स की बुक में, तब था कि इंडिया प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, बट टर्न्स आउट इट इज़ेंट। मे बी बुक में गलत लिखा था या उस टाइम पे था, बट इतनी जल्दी कैसे हो सकता है इतना सारा चेंज, तो शायद बुक में गलत हो सकता है, पर एनसीईआरटी थी यार वो शायद। एनीवेज, इंडिया इज़ अ सर्विसेज डोमिनेटेड इकोनॉमी, आईटी, बैंकिंग, टेलीकॉम कंट्रीब्यूट्स most to GDP. Yet agriculture employs 45% of population. This was the confusion I was getting. मतलब मैं भूल गई थी, मतलब 45% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, बट 15% ही कमा रही है। मतलब ये सारे मतलब थोड़े मतलब गरीब हो सकते हैं। 45% of population despite contributing only 15% GDP. This mismatch is core ESI essay topic, and this is really nice. This is really nice. Well, interesting, not nice. What GDP doesn't measure. This is the favorite phase 2 essay angle. GDP measures size of economy but not inequality. यही मैंने वीडियो देखी थी इसके बारे में कि वाई जीडीपी को इतना बड़ा मतलब बना के रखते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी जीडीपी से छुप जाती है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है इकोनॉमीज़ में,
is this inequality. I'm so super like anti-rich sort of person एंड आई डोंट लाइक इट कि जीडीपी, अब मुझे इतना तो अच्छा लग रहा है एटलीस्ट ये बता रहे हैं कि जीडीपी इनइक्वालिटी को छुपा देता है सॉर्ट ऑफ. जीडीपी कैन ग्रो वाइल पुअर गेट्स पुअर एंड दिस इज़ वेरी बैड. तो हैप्पीनेस नहीं कैलकुलेट करता जीडीपी ऑब्वियसली. भूटान मेजर्स ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस इंस्टेड. अरे वाह दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग. बट ये हैप्पीनेस कैसे मेजर होती है? मे बी मेंटल हेल्थ. मुझे लगता है मेंटल हेल्थ लोगों की कर सकते हैं मेजर, उससे वो भी एक अच्छा मेट्रिक हो सकता है. सस्टेनेबिलिटी. डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट बूस्ट जीडीपी शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म में इट्स नॉट सस्टेनेबल, फिर बाद में क्रैश होगा. दिस इज़ नाइस टू. और वो भी तो इसमें होता है ना यार, अल्कोहल और जो एडिक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं उन पर टैक्सेस लगा के जीडीपी बढ़ा लेना. बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, राइट? एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी. इंडियाज़ ह्यूज इनफॉर्मल सेक्टर इज़ पुअरली कैप्चर्ड. हाँ हाँ हाँ, जैसे स्मॉल बिजनेसेस, उनका किसी को पता ही नहीं चलता कि कैसे क्या हो रहा है. ऑल्सो अनपेड वर्क जैसे 50% ऑफ आर पॉपुलेशन बेसिकली, नॉट 40% तो हो गया जो मुझे नहीं पता. मतलब मुझे आई डोंट सी, मतलब ज़्यादातर लड़कियां अभी भी घरों में ही है. दिस इज़ नॉट नाइस. दिस इज़ वेरी बैड. होम मेकर्स वॉल्टियर्स कंट्रीब्यूटिंग नथिंग टू जीडीपी ऑफिशियली. आगे देखते हैं. ऑल्टरनेटिव मेजर्स. एच डी आई क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. की इनकम, हेल्थ और एजुकेशन. दिस इज़ रियली नाइस भाई. ये यही कैलकुलेट होना चाहिए और न्यूज़पेपर्स में यही आना चाहिए. दिस इज़ सो मच बेटर. MPI होता है मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स. दीज कम डायरेक्टली इन RBI ग्रेड बी फेज 2 ऐसे. दिस इज़ रियली नाइस. अगर मतलब एटलीस्ट एग्ज़ाम्स में इसके बारे में पूछ रहे हैं. एंड आई होप कि ये इनइक्वालिटी से रिलेटेड भी कुछ हो एजुकेशन में भी और फिर रिफॉर्म्स में भी. RBI प्लस GDP कनेक्शन. तो RBI's जॉब इजंट जस्ट इन्फ्लेशन, इट्स ऑल्सो ग्रोथ. ओके, हाई इन्फ्लेशन लो ग्रोथ. वो क्या था हाई इन्फ्लेशन लो ग्रोथ? अभी तो पढ़ा था. डी फ्लैग ऐसे कुछ था, छोड़ो. तो ग्रोथ क्या है? पूरी इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ. तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना और ग्रोथ प्रमोट करना. दिस RBI हैज़ अ डुअल मैंडेट इन प्रैक्टिस. तो कीप इन्फ्लेशन एट 4% ±2%, राइट? और जो सेकंड उसका गोल है दैट इज़ टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. तो द टेंशन फाइटिंग इन्फ्लेशन राइजिंग रेट्स स्लोज ग्रोथ. अच्छा, कैसे? मतलब महंगाई हम रोकेंगे तो ग्रोथ रुकेगी कैसे? कैसे 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 नहीं समझ आ रहा मुझे कुछ. कटिंग रेट्स बूस्ट ग्रोथ. एक मिनट रुको. फाइटिंग इन्फ्लेशन फाइट करने के लिए RBI क्या करता है? RBI लोन्स नहीं देता है, मतलब उस पर रेपो रेट्स लगा देता है, हाई कर देता है, तो लोन्स आगे नहीं जाता है. तो हाँ, लोन्स नहीं जाएंगे तो दैट स्लोज ग्रोथ. इज़ व्हाट आई एम गेटिंग करेक्ट? तो कटिंग रेट्स बूस्ट ग्रोथ बट रिस्क्स इन्फ्लेशन. अच्छा, पर इसको बैलेंस करना है RBI को, तभी इट्स सो मतलब इम्पॉर्टेंट. दिस बैलेंसिंग एक्ट इज़ लिटरली व्हाट द RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिबेट्स एवरी 2 months and writings about this tension is gold in phase 2 answers, and this is actually very interesting. Okay, 3 questions, answer in chat. Question number 1 is, let me turn on the mic. A Japanese company builds a car factory in Pune, India, and produces cars worth 500 crore. Does this count in India's GDP or GNP? What about Japan's? It counts in India's GDP and Japan's GNP. Okay, question number 2 is, India's nominal GDP grew 12% this year, but inflation was 8%. What is the approximate real GDP growth, and did India actually prosper? I don't think India prosper because inflation is like out of control sort of thing. Like 6 was the breach and it is 8%, and nominal GDP grew 12%. This is fake GDP growth. And I forgot the formula to calculate this, but is it like 12 minus 8 something? Okay.
So, question number three is India's GDP growth at 8%, one of the fastest in world, but inequality rises. Farmers struggle, rivers get polluted. What does this tell about the GDP as a measure, and what should policymakers look at instead? I don't know what policymakers should look at instead, but they should look at inequality and how much like the an individual is growing. I think where is it? Where is it? Where is it? HDI was a better index. HDI was better, like to see the overall growth of a country. Excellent one. Don't apologize for question number one. Japanese factory in Britain. Correct. India's GDP and Japan's GNP. Yes. Bonus. This is why India loves foreign companies setting up factories here. Boosts our GDP, creates jobs, transfer technology called FDI, foreign direct investment. A big topic coming soon. Okay. Real GDP calculation. Your answer correct. Your instinct 12 minus 8 is literally the formula. Real GDP is national nominal growth minus inflation. So 4% growth is it was correct. Okay. And your point about inflation being above 6%, RBI breach territory, you connected it to day for automatically. That's exactly the kind of cross topic thinking that scores in phase 2. Question number three is GDP limitations. Your answer correct. Growing plus growing stronger. You hit the key points: inequality, individual growth. HDI is better measure. Let me show you how to upgrade this into a full exam answer. Your answer upgraded. Remember this structure. GDP growth of 8% reflects economic expansion, but not necessarily human development. GDP fails to capture inequality. Benefits may accrue only to the wealthy, while farmers, informal workers remain excluded. Environmental degradation, like river pollution, represents destruction of natural capital. Environmental degradation, like river pollution, represents destruction of natural capital, which GDP ignores. A more holistic assessment requires examining HDI, which combines income, health, education outcomes, alongside the multidimensional poverty index and Gini coefficient, which measures inequality. Also, मैं ये भी चाहूँगी कि जो कहाँ गया नेचुरल कैपिटल के लिए भी कोई होता है क्या इंडेक्स एटलीस्ट काश मतलब वो भी मेजर हो तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Okay, so true prosperity means growth that is inclusive, sustainable, and human centered. New terms from above. Gini coefficient measures inequality on a scale of 0 to 1. 0 is perfect equality, everyone earns same, and 1 is perfect inequality, one person owns everything. India's Gini is approximately 0.35, moderate but worsening. Day 5 score is fine. New words unlocked is real GDP, nominal real GDP, इन्फ्लेशन के बाद ठीक है वाली नॉमिनल जीडीपी इज़ लाइक इन्फ्लेशन को ये इग्नोर कर रही है मतलब इन्फ्लेशन को यस इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी राइज हो गई है एंड इट इज़ इग्नोरिंग इट. ट्रेड डेफिसिट इज़ लाइक द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शुड बी ग्रेटर. नहीं imports greater than export is trade deficit. ये नहीं होना चाहिए. FDI is foreign development, but foreign company investing inside your country. It's good, right? Gini coefficient measures inequality, and HDI was income, health, or education per person, right? Combined measure. And day 5 done. Tomorrow, day 6, banking system and RBI, how banks work and what RBI actually does.
why it's the most powerful financial institution in India. This is where everything we have learned, inflation, GDP, markets come together into RBI's actual job. Nice. See you tomorrow. Bye.